नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। वामिका अकादमी 12 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने संस्कृत की क्लासेस शुरू कर दी है। पहली क्लास हम देख चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उसमें महेश और सूत्र और प्रत्यार निर्माण भी हमने किया था। जिन साथियों संस्कृत से जुड़ना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयार होना चाहते हैं, वो हमारी क्लास जरूर अटेम्प्ट करें। जो साथी संस्कृत में रुचि रखते हैं, उनको पढ़ना सीखना चाहते हैं, वाक्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से पुराने साथी भी है जो वाक्यों में त्रुटियां करते हैं। शुद्धि अशुद्धि से संबंधित हो, समास से संबंधित, कारक से संबंधित, इसके अलावा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य से संबंधित जो भी वाक्य आते हैं शुद्धि अशुद्धि से संबंधित, लगभग 4 या 5 आपको ऐसे क्वेश्चन देखने में मिल जाएंगे साथी। तो इन साथी संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन इन वाक्यों में वो त्रुटियां कर देते हैं साथियों। इनको एक एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। जो साथी नए हैं, संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं, वो 0 लेवल से हमारी क्लासें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारी वामिका अकादमी 12 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर क्लास आपके पास आसानी से पहुंच जाए। साथियों, कल की क्लास में हमने महेश्वर सूत्र पढ़े थे, प्रत्यारों के निर्माण के विषय में भी हमने चर्चा की थी। साथियों, ये जो क्लासें हैं, आप फर्स्ट क्लास पढ़ोगे तभी आपको सेकंड क्लास समझ में आएगी। ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सने गंता, सने पंथा, सने पर्वत लांगनम, संस्कृत में एक सूक्ति है साथियों। तो निरंतरता हमको बनाए रखनी पड़ेगी और रेगुलर क्लासें हमको पढ़नी पड़ेगी। साथियों, कल महेश्वर सूत्र हमने पढ़े थे। उनमें महेश्वर सूत्रों में स्वर कौन कौन से स्वरों से संबंधित है, कौन कौन से व्यंजनों से संबंधित है। साथियों, प्रारंभिक जो 4 सूत्र थे वो स्वरों से संबंधित थे, उसमें कुल 9 स्वर थे। और 5वें सूत्र से लेकर जो 14वें सूत्र तक जो सूत्र थे, वो 10 सूत्र थे, वो व्यंजनों से संबंधित थे। उसमें कुल 33 व्यंजन थे साथियों। हमने उसमें इस संज्ञक वर्ण की भी बात की थी। जो प्रारंभिक वर्ण आदि वर्ण कहलाता है और अंतिम वर्ण अंतिम वर्ण कहलाता है, और अंतिम वर्ण उसमें इत संज्ञक होना चाहिए साथियों। साथियों, कुल 14 महेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक जो वर्ण है वो उसमें कितने थे? 14 थे साथियों। मैंने एक बात बताई थी उसमें आपको कि हर सूत्रों में अ का जो वो उच्चारण स्थान के लिए, अ का जो प्रयोग हुआ है वो उच्चारण स्थान के लिए हुआ है, किंतु लण में आया हुआ अ उच्चारण स्थान के लिए ना होकर किसके लिए था मित्रों? इत संज्ञक वर्ण था। अर्थात इन सूत्रों में आया हुआ अ उच्चारण स्थान के लिए होता है, किंतु लण में आया हुआ अ इत संज्ञक वर्ण था। यानी कि 14 इत संज्ञक वर्ण तो थे ही, उनके अलावा लण में भी अ का इत संज्ञक वर्ण, अर्थात तो कुल महेश्वर सूत्र में कितने इत संज्ञक वर्ण हो गए साथियों? कुल 15 इत संज्ञक वर्ण हो गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक का तात्पर्य होता है दोस्तों कि उसका उस वर्ण का लोप किया जा सके। इस संज्ञक वर्ण, इस संज्ञक जो सूत्र है, इस संज्ञक विधायक सूत्र वो है हलंत्यम, और उनका जो लोप किया जाता है अदर्शनम लोप से, उनका लोप होता है दोस्तों, और तस्य लोप से उसका संपूर्ण रूप से लोप हो जाता है। ये हम आगे संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे साथियों। तो हमारा महेश्वर सूत्र हो गए, और हमने प्रत्यारों के निर्माण के विषय में भी चर्चा की। प्रत्यार निर्माण आप कर सकते हो। मैंने बताया था कि आदि वर्ण और अंतिम वर्ण के बीच में जो वर्ण होते हैं उनसे ही प्रत्यारों का निर्माण होता है। साथियों, निरंतरता आपको बनाए रखनी पड़ेगी। एक एक क्लास आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे साथियों। अब आज हम बात करते हैं वर्णमाला की, संस्कृत वर्णमाला। साथियों, इसके विषय में मैंने पहली कक्षा में चर्चा की थी कि महेश्वर सूत्र में 9 स्वर थे, 33 व्यंजन थे, कुल 42 वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में भी वही है साथियों, कुछ डिफरेंस नहीं है। कुछ जो व्याकरणाचार्य थे उन्होंने इनमें कुछ डिफरेंस भी किया है साथियों। वो क्या क्या है आज हम वो देखते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी हम देखेंगे। व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से उनके भेद होते हैं, ये भी हम देखेंगे। अयोगवा वर्ण कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, मिश्रित संयुक्त व्यंजन भी कौन कौन से होते हैं, ये इनकी अब हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, समझना है, आराम से पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्णमाला की।
ठीक है। वर्णमाला में सबसे पहले आता है स्वर। स्वर साथियों, स्वर किसे कहते हैं समझना है। 0 लेवल से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। कल भी एक क्लास हमने देखी है, पढ़ा है हमने। उसी तरह हम जो भी क्लास आगे पढ़ेंगे 0 लेवल से ही शुरू होगी, ताकि आपको आराम से अच्छे से समझ में आ जाए साथियों, आपको किसी और चीज की आवश्यकता ना पड़े। स्वर, स्वर किसे कहेंगे साथियों, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उनको हम स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलने में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उनको ही हम स्वर कहते हैं साथियों। और व्यंजन किसको कहेंगे, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाए उन्हीं वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको स्वर बता दूं, यहाँ पे स्वर जैसे हमने लिया अ क्या है साथियों, स्वर है। और यहाँ पे मैंने लिया क क्या है साथियों, व्यंजन है। अब हम क का उच्चारण नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें स्वर का अभाव है। व्यंजन किसे कहेंगे मैंने बताया आपको, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हीं को हम व्यंजन कहेंगे। और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उनको हम स्वर कहते हैं। जैसे हमने लिया अ, आ, ई, उ, स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण हम कर सकते हैं, लेकिन इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते। व्यंजनों को बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, क्लास। क्लास लिया हमने, क्या हम इसको पूरा पढ़ पा रहे हैं? क्लास इसे पढ़ सकते हैं? नहीं। क्लास, क्लास क को हम पूरा उच्चारण नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें स्वर का अभाव है साथियों। ये क आधा है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। क कैसा है? आधा है। यदि इसमें हम अ मिला देते हैं, स्वर मिला देते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा साथियों? पूरा हो जाएगा, पूरा वर्ण बन गया ना। यदि इसमें हम आ मिला देते हैं तो यही का हो जाएगा। ई मिला देते हैं की हो जाएगा। उ मिला देते हैं उ हो जाएगा। तो इस तरह व्यंजनों को बोलने में हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, स्वरों की सहायता पड़ती है साथियों। इस तरह से इनका निर्माण होता है। समझ गए आप? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उनको स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलने में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजनों को बोलने में हमें स्वरों की सहायता स्पष्ट दिखाई दे रही है, स्वरों की सहायता होती है। हम बिना स्वरों की सहायता से इन व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। अभी हमने बना के देखा था ये क्लास, क्लास का उच्चारण हम पूरी तरह से नहीं कर पाते दोस्तों। यदि इसमें हम स्वर मिला देते हैं जैसे अ या आ, तो बन जाता है का, क। इस तरह से स्वर और व्यंजन हमने समझ लिए साथियों। अब संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं जो हमने महिष सूत्रों में स्वर पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे साथियों? अ, ई, उ, ऋषि, लिरी, ए, ओ, आई। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संस्कृत व्याकरण में कुल कितने स्वर होते हैं साथियों? 9 स्वर होते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने 13 भी माने गए हैं। कुछ विद्वानों ने कितने स्वर बताए साथियों? 13 भी होते हैं। क्वेश्चन आता है साथियों कि संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 9 या 13 होती है। यदि ऑप्शन में आपको 13 दिख जाए, 9 नहीं दिखे, तो आपको 13 पर ही टिक करना है साथियों। यदि क्वेश्चन में आपको 9 वाला ऑप्शन दिख जाए, 13 वाला ना दिखे, तो आपको 9 ही टिक करना है। लेकिन साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको ऑप्शन में 9 भी दिख जाए और 13 भी दिख जाए, तब आपको
नो पे ही टिक करना है साथियों, क्योंकि मूल रूप से स्वर नो ही होते हैं। अब 13 कौन कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। साथियों ये तो हो गए मूल स्वर जो 9 होते हैं। इनके अलावा 13 स्वरों की बात करें तो आ ई ऊ हो गया, री हो गया, री के बाद ये बड़ा री भी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर लिरी भी हो गया, आ ई ओ ऋषि और री, ए लिरी, ए ओ आई औ। ये कुल 13 स्वर हो गए साथियों। तो क्वेश्चन आ जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत व्याकरण में कुल कितने स्वर होते हैं, तो 9 या 13। लेकिन 9 इसमें इंपोर्टेंट है साथियों। यदि ऑप्शन में 9 आता है 9 कीजिए, यदि 13 आता है तो 13 करना है। लेकिन दोनों ऑप्शन में दिखाई दे, वैसे दोनों ऑप्शन में ये ऑप्शन आते नहीं है कि 9 भी आ जाए और 13 भी आ जाए, लेकिन ध्यान रखना है आपको 9 को ही टिक करना है। तो संस्कृत व्याकरण में स्वर हो गए 9 या 13। अब इनको हम डिवाइड करते हैं कि ऋस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ऋस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, और प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं। साथियों एक सूत्र आता है, एक मात्रो भवेत ऋस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्चते, त्रिमात्रो प्लुत गेय व्यंजनाश्च अर्धमात्रो। अर्थात जिनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है वो ऋस्व स्वर कहलाता है, जिनमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है वो दीर्घ स्वर कहलाता है, और जिनमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है वो प्लुत स्वर कहलाता है, और जिनमें आदि मात्रा का प्रयोग होता है व्यंजनाश्च अर्धमात्रो, जिसमें आदि मात्रा का प्रयोग होता है उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो साथियों ऋस्व स्वर की मैं बात करूं तो ऋस्व स्वर संस्कृत व्याकरण में कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। अ, ई, उ, री, ली। संस्कृत व्याकरण में ऋस्व स्वर कितने होते हैं साथियों, 5 होते हैं। अ ई उ री ली। इन ऋस्व स्वरों को प्रारंभिक स्वर, प्राथमिक स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। ऋस्व स्वर को क्या कहा जाता है, मूल स्वर, मूल स्वर या प्राथमिक स्वर। क्वेश्चन आ जाता है साथियों सीधा ही कि संस्कृत व्याकरण में मूल स्वर कितने होते हैं, या मूल स्वर कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं है, जवाब दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इन छोटी छोटी बातों को हमें समझना चाहिए दोस्तों, इनको समझना है। मूल स्वर हो गया, कितने हो गए, 5। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी बताया था, जिनमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से ये भी हम देख लेते हैं। आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, बड़ा री हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, आई हो गया, और औ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। संस्कृत व्याकरण में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है साथियों, 8 है।
कितनी है? 8। ध्यान में रखना है आपको, आपके नोट्स में नहीं लिखा है, आपको जानकारी नहीं है तो इनको आप नोट कर सकते हैं। पुलुत स्वर, पुलुत स्वर किनको कहेंगे? जिनमें 3 मात्रा का प्रयोग हो रहा है उनको हम पुलुत स्वर कहते हैं। पुलुत स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। पुलुत स्वर कौन कौन से होते हैं जिनमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है। पुलुत स्वर को दर्शाने के लिए इस तरह के चिन्ह हम प्रयोग में करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। आ हो गया, 2 मात्राएं हैं इनमें, ये तीसरी मात्रा ये आ गई, आ ई। ऊ हो गया, री हो गया, लिरी हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, आई हो गया और औ हो गया। कितनी संख्या है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। संस्कृत व्याकरण में कुल प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आ जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर हमने स्वर व्यंजन पढ़े थे, कुल 9 स्वर पढ़े थे, ये प्लुत स्वर इनकी संख्या है, क्या होता है? प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है साथियों? 9 है। साथियों मैं बात करता हूं कि ये जो दीर्घ स्वर में लिरि का प्रयोग नहीं हुआ है। एक सूत्र आता है संस्कृत व्याकरण में, लिरिकारस्य दीर्घाभाव। लिरि वर्ण का कभी भी दीर्घ वर्ण नहीं होता है साथियों। एचो ह्रस्वभाव, ए आई ओ औ वर्णों का, स्वरों का, सॉरी ए ओ आई औ स्वरों का कभी भी ऋस्व स्वर नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। इसलिए इस लिरि का प्रयोग यहाँ पर दीर्घ में नहीं आया है। लिरिकारस्य दीर्घाभाव, लिरि वर्ण का दीर्घ में अभाव रहता है। लिरि वर्ण कभी भी दीर्घ वर्ण नहीं बनता है साथियों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर प्लुत में जो लिरि आया है वो विकल्प से आया है साथियों। किससे आया है? विकल्प से। क्वेश्चन आ जाता है कि प्लुत स्वर में जो लिरि वर्ण है वो अनिवार्य है या वैकल्पिक है, तो ये वैकल्पिक रूप से आया है। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होगी साथियों? 9। तो ये तो हो गई स्वरों से संबंधित हमने चर्चा कर ली है। एक बार फिर वापस देख लेते हैं, ये जो महिष सूत्रों में आए हुए हैं कुल 9 स्वर, ये मूल स्वर है जो महिष सूत्र में आए हैं। इनके अलावा संस्कृत व्याकरण में 13 स्वर भी माने गए हैं। 13 स्वरों की भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। इनके अलावा ऋषु स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर कौन कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं, इनकी भी हमने चर्चा कर ली है। एक मात्रो भवेत ऋषु, जिनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है उनको ऋषु स्वर कहते हैं। ऋषु स्वरों की संख्या 5 होती है। इनके अलावा द्विमात्रो दीर्घ उच्चते, जिनमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों? 8 होती है। उनके बाद त्रिमात्रो प्लुत गे, जिनमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? 9। तो इस तरह से हमने स्वरों के विषय में चर्चा की। अब स्वर के विषय में मैं एक और चर्चा करने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। संयुक्त स्वर को भी देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से समझना है। संयुक्त स्वर ए ओ आई औ, संस्कृत व्याकरण में कुल 4 संयुक्त स्वर होते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो साथियों ये जो 4 स्वर होते हैं इनको ही हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर के विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। संयुक्त स्वर सबसे पहले मैं बात करूं ए की, उनके अलावा दूसरा आता है ओ, तीसरा संयुक्त स्वर आता है आई और चौथा संयुक्त स्वर आता है यहाँ पे औ। इन चारों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में या संस्कृत व्याकरण में संयुक्त स्वर कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए ओ आई और औ। तो साथियों इनका गुण कार्य हुआ इसलिए ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अ प्लस
ई बराबर ए बना है। दूसरा ओ को देख लेते हैं, प्लस ओ बराबर ओ बना है। तीसरा आई की हम बात करें, प्लस ई बराबर आई। चौथा जो आता है आओ, धन बढ़ाओ बराबर आओ। इन चारों का गुण कार्य हुआ है दोस्तों। आगे हम संधि पढ़ेंगे, संधि में गुण संधि पढ़ेंगे। गुण कार्य हुआ है। इन चारों को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, गुण कार्य। यानी कि अ या आ के बाद ई उ ऋषि लीरी आ जाए तो क्या बन जाता है, ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है, री का अर हो जाता है, लीरी का अल हो जाता है। ये गुण संधि का नियम है साथियों। तो इन संस्कृत व्याकरण में संयुक्त स्वर कितने हो गए, 4 हो गए। संयुक्त स्वर कितने हो गए साथियों, 4। ये आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त स्वर किन किन से मिलके बने हुए हो, किन किन से मिलके बने हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम आगे संधि पढ़ेंगे साथियों। तो ये तो होगी स्वरों से संबंधित चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे व्यंजनों से संबंधित। व्यंजनों से संबंधित आगे हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। साथियों व्यंजन में मैंने बताया था, उसकी डेफिनेशन आपको बता दी थी कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं। साथियों व्यंजन के बारे में मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, परिभाषा बताई थी कि जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उनको हम व्यंजन कहेंगे। मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया था। तो व्यंजन की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले व्यंजन आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं साथियों, 25 होते हैं। व्यंजन कुल कितने होते हैं, 33 होते हैं। 33 व्यंजन, इस 33 व्यंजनों में से इसका पहला भाग आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इन 25 स्पर्श व्यंजनों को हम किस तरह याद करेंगे, वर्गों के रूप में इनका डिवाइड करते हैं। ले लेते हैं क वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। इन 5 वर्गों में हमने ये डिवाइड कर लिया, क च ट त प। इन वर्गों में 5-5 वर्ण आएंगे तो यहाँ पर कितने वर्ण हो जाएंगे, 25 वर्ण। इन 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। साथियों स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं, जब किसी वर्णों को बोलने में हमें हमारे जो उच्चारण स्थान है उनसे जो वायु टकराती है, कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, तो उनको ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे किसी भी उच्चारण स्थान से यदि जीभ टकराती है उसको ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। किसी न किसी उच्चारण स्थान से यदि इन व्यंजनों का संपर्क होता है उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देख लेते हैं क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और ढ। इनके नीचे हलंत लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये व्यंजन है, इनमें अभी स्वर नहीं है, ये तो केवल आधे ही है। अगला च वर्ग, च, छ, ज, झ और न्य। च वर्ग हो गया, 3 और 2 5 वर्ण हो गए। आगे हमें बात करता हूं ट वर्ग। ट हो गया, ठ हो गया,
ड हो गया, ढ हो गया। 5 ये वर्ण हो गए, व्यंजन हो गए। इसके बाद बात करता हूं त वर्ग की। त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया और न हो गया। उसी प्रकार प की बात कर लेता हूं। प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, ब हो गया और ये म हो गया। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं संस्कृत व्याकरण में। इन 25 व्यंजनों को हमने वर्गों के रूप में डिवाइड किया ताकि हमको याद करने में आसानी हो। क च ट त प 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग को हमने यहाँ पर हो गया। क वर्ग में क ख ग घ ड आ गया। च वर्ग में च छ ज झ आ गया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न आ गया। त वर्ग में त थ द ध न आ गया और प वर्ग में प फ ब भ म आ गया। इन 25 व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं उच्चारण स्थान से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं बात करूं क की, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मुर्दा, ऋतु रसा नाम दंता। त वर्ग होता है। इसका उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? दांत है। प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है साथियों? होठ है, होस्टो है। इस तरह से ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे मैं बात करता हूं स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हम किनको कहेंगे और कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल 4 होती है साथियों। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? य, व, र, ल। साथियों जो हिंदी वर्णमाला है उनमें अंतस्थ वर्णों का जो क्रम रहता है य, र, ल, व रहता है। लेकिन संस्कृत में इनका क्रम क्या रहेगा दोस्तों? य, व, र, ल। अगला जो भाग आता है हमारा अंतस्थ के बाद उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में या जिन व्यंजनों को बोलने में उष्मा बाहर निकलती हो, जैसे स, स, स और ह, उष्मा बाहर निकल रही है, इन्हीं को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं उष्म व्यंजन। स, स, स और ह, इन व्यंजनों को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन के भाग कौन कौन से हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ हो गए, उष्म व्यंजन भी हो गए। आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके अलावा मैं बात करता हूं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हमने संयुक्त स्वर की चर्चा की थी, अब हम चर्चा करने वाले हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। लेकिन इसके पहले मैं इसका व्यंजनों का एक भाग और बता देता हूं आपको। अयोगवाह, अयोगवाह व्यंजन, इनको भी हम देख लेते हैं। अयोगवाह व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कितने भाग होते हैं। अयोगवाह व्यंजनों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है अनुस्वार, दूसरे नंबर पे आता है विसर्ग, और तीसरे नंबर पे आता है अर्ध विसर्ग, और जो चौथा इसका भाग है वो है यम वर्ण।
यम वर्ण, ये सभी अयोग व में सम्मिलित है साथियों। अनुस्वार, ये अनुस्वार हो गया आपका। विसर्ग कौन सा है, ये आपका विसर्ग हो गया। अर्ध विसर्ग कौन कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। जैसे अर्ध विसर्ग की यदि मैं बात करूं तो कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गनीय, अर्थात कख कख जिनके आगे इस तरह का चिन्ह आपको दिखाई दे वो अर्ध विसर्ग कहलाएगा साथियों। ये अर्ध विसर्ग हो गया, ये अर्ध विसर्ग हो गया। अर्ध विसर्ग किसको कहेंगे, जिन व्यंजनों के आगे इस तरह का आपको चिन्ह दिखाई दे वो अर्ध विसर्ग हो गया। अर्ध विसर्ग में दो आते हैं साथियों, एक तो जीव्या मूल्यम और आता है उपपद्यमानीय। उपपद्यमानीय तो अर्ध विसर्ग में ये तो हो गया जीवा मूल्यम, जीवा मूल्य हो गया। जीवा मूल्य हो गया। दूसरा हम बात करते हैं उपपद्यमानीय। उपद्यमानीय, उपद्यमानीय ये जो दो भाग है जीवा मूल्य उपद्यमानीय, ये अर्ध विसर्ग के ही भाग है दोस्तों। उपद्यमानीय में कौन कौन सा आ जाएंगे, प और प, इनके आगे भी हम ऐसे लगा देते हैं। पपाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गनीय, अर्ध विसर्गनीय उपद्यमानीय। कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गनीय जीवा मूल्य, ये दोनों अर्ध विसर्ग के ही भाग है। अगला मैंने बात की थी यम वर्ण। यम वर्ण, यम वर्ण कौन कौन से होते हैं इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, कितने होते हैं साथियों। यम वर्णों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से, कु, खु, गु, घु, ये 4 वर्णों को ही हम संस्कृत व्याकरण में यम वर्ण कहते हैं। तो साथियों हमने चर्चा की थी कि व्यंजन कुल 33 होते हैं। 25 तो स्पर्श हो गए, कंप्लीट है। 4 अंतस्थ हो गए, 4 उष्म हो गए और 1 अयोगवा हो गया। चलो देखते हैं। स्पर्श हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 25 और 4 29, 29 30 31 32 और 33 यहाँ पर वर्ण होते हैं साथियों। कितने वर्ण हो गए टोटल, 33 वर्ण हो गए। तो साथियों यहाँ पर हमने बात की थी कि कुल 33 व्यंजन होते हैं। 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 उष्म व्यंजन हो गए। तो कुल कितने व्यंजन हो गए यहाँ पर, 33 हो गए। 25 स्पर्श हो गए, 4 अंतस्थ और 4 उष्म, 4 4 8, 25 और 8 कितने हो गए, 33 व्यंजन हो गए। इनके अलावा हमने कुछ व्यंजनों की बात की, जैसे अयोगवा वर्ण कौन कौन से है। अयोगवा वर्ण में कौन कौन से आते हैं, अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, अर्ध विसर्ग हो गया। अर्ध विसर्ग में जीवा मूल्य वर्ण हो गए और उपद्यमानीय में पप हो गए। ये दोनों अर्ध विसर्ग के ही भाग है साथियों, जीवा मूल्य और उपद्यमान। और हमने यम वर्णों की भी बात की थी कि को खो गो गो, संस्कृत व्याकरण में कुल 4 यम वर्ण होते हैं। अब हम देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण में संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संयुक्त व्यंजन, जैसे मैं बात करता हूं पहले श, उसके बाद तरह, गिर और सरल। ये संयुक्त, ये जो व्यंजन दिख रहे हैं ये संयुक्त रूप से 2 वर्णों का इनमें प्रयोग हुआ है दोस्तों, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श में कौन कौन से देखते हैं, क और स,
ये श हो गया। तरह की यदि मैं बात करूं तो इसमें ये त हो गया, र हो गया और अ हो गया। तरह का निर्माण हो गया साथियों। इनके बाद में बात करता हूं ग की। ज और य से ग का निर्माण होता है साथियों। ग का यदि मैं शर की बात करूं तो इसमें आ जाएगा श और र। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया सर का निर्माण। तो साथियों ये जो 4 व्यंजन है इनको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए साथियों? 4 हो गए। आपको इनको ध्यान में रखना है साथियों। तो साथियों हमने स्वरों की बात कर ली थी, व्यंजनों की भी हमने चर्चा कर ली है कि इस स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकारों के होते हैं। उनके अलावा अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, अयोगवाह के कितने भेद होते हैं और उनमें कौन कौन से वर्ण सम्मिलित है। जैसे मैंने बात की अनुस्वार की बात की, अनुस्वार भी अयोगवाह में आ जाएगा। विसर्ग है, विसर्ग भी अयोगवाह में आ जाएगा। अर्ध विसर्ग भी अयोगवाह में आ जाएगा। इनके अलावा यम वर्ण भी अयोगवाह में आ जाएगा। यम वर्ण भी मैंने आपको बताया था, इसकी हमने चर्चा की थी। इसके अलावा हमने संयुक्त व्यंजनों की भी यहाँ पर चर्चा की है दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूं कि संस्कृत व्याकरण में कुल स्वर 9 या 13 होते हैं और व्यंजनों की यदि मैं बात करूं तो व्यंजन कितने होते हैं साथियों? 33 होते हैं। क्लियर है? 33 व्यंजन मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। तो संस्कृत व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? यदि 33 में हम 9 मिलाए तो 42 होता है और 33 में यदि 13 मिलाए तो कितना होता है? 46 होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में कुल वर्ण कितने होते हैं? 42 या 46 होते हैं। साथियों पाणिनि होते हैं, पाणिनि के अनुसार, पाणिनि जी के अनुसार संस्कृत व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों? पाणिनि जी के अनुसार 21 या 22 होती है। ध्यान रखना दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में स्वर 9 या 13 होते हैं, लेकिन पाणिनि जी के अनुसार स्वर कितने होते हैं? 21 या 22 होते हैं। उसी प्रकार संस्कृत व्याकरण में कुल 33 व्यंजन होते हैं और यदि पाणिनि जी के अनुसार मैं बात करूं तो व्यंजन कितने होते हैं? 63 या 64 होते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारी क्लास यही समाप्त होती है। हमने व्याकरण का अच्छी तरह समझा है, पढ़ा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी आगे की कक्षा आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद साथियों।